आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के, ठीक है। चाहे आप 12th में हैं, प्लस 10th में हैं, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए यह जो एमसीक्यू क्वेश्चन है बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और मदद करने वाले हैं पेपर में भी और एग्जाम में भी, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण के हम करवाएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको यहाँ से तैयार कर लेने हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पर हम आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है, हिंदी में जो ध्वनि होती है, ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन दिया है, 2, 4, 8, 10। तो बताइए कितने प्रकार की ध्वनि होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की ध्वनि होती है। आपका तीसरा प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होती हैं। 2 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है। मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं आपके 3 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए, आपका चौथा क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक अगर हम वर्ण को मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी एक से अधिक हम वर्ण को मिला देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक अगर वर्ण को मिला दोगे तो वो कहलाएंगे व्यंजन कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यंजन। आपका पांचवा प्रश्न है, ई कैपिटल ई, ठीक है, ई बड़ी ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? इन सभी अक्षरों का उच्चारण किससे होता है? कंठस्थ से, मूर्धन्य से, ताल तालव्य से, ओष्ठ से। तो बताइए, ई बड़ी ई, च, छ, ज, ए, तो इसका कैसे उच्चारण होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालव्य से होता है, तालव्य से होता है इसका उच्चारण होता है इन सभी अक्षरों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर पे, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग अपना राय दीजिए। चलिए अब इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको स्वर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि इन सभी चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है दीर्घ स्वर्ग नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है, ई बड़ी ई, ए, ठीक है। तो ए आपका हो जाएगा। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल यानी कि बड़ी ई, ठीक है। आगे बढ़े। आपका 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतःइष्ट व्यंजन कौन सा है? अंतःइष्ट व्यंजन कौन सा है? ग, ज, व, स। अंतःइष्ट व्यंजन कौन सा है? इसका सही जवाब बताएंगे आप लोग। तो इसका सही जवाब चलिए जान लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वह है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर में, हिंदी भाषा में कुल कितने लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने लिपियां हैं? तो इस मतलब हिंदी में कितने अक्षर हो गए, इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। तो 44, 48, 52, 56। तो हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52 लिपियां हैं। आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर, ये र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? ये र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःइष्ट व्यंजन, उसमें व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने वह को क्या पढ़ा है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है वह वाले को, ठीक है। वह वाले को क्या पढ़ा है? इष्ट व्यंजन, अंतःइष्ट व्यंजन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंतःइष्ट व्यंजन है, ठीक है। ये सभी क्या है? अंतःइष्ट व्यंजन है। आपका 12 नंबर पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्म व्यंजन है? क्वेश्चन मार्क है। उष्म व्यंजन आपको बताना है इनमें से कौन अक्षर है? है, ल है, मैं है, ज है। तो उष्म व्यंजन कौन सा अक्षर है इनमें से?
तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। है जो है उष्ण व्यंजन के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर पर, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो जाए तो वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि के द्वित्व जो जाए तो वह क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि, युग्म ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संप्रीत ध्वनि, पारस्परिक ध्वनियां। ठीक है, तो कौन सी ध्वनि कहलाएगी? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा युग्मक ध्वनियां। ठीक है, क्या हो जाएगा? युग्मक ध्वनियां। अगला प्रश्न है 14 नंबर पे, अनुस्वार। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद बिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका पंचम वर्ण का कार्य करता है अनुस्वार। आपका 15 नंबर प्रश्न है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए से एनक, ए से एड़ी। ठीक है, वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कठस्थ, तालव्य। ठीक है, तो तालव्य को हमको याद आ रहा है, ऊपर हमने क्वेश्चन किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कठस्थ, कठ, तालव्य। ठीक है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ण, स्वर, व्यंजन, मात्रा। तो बताइए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण हो जाएगा। आपका 17 नंबर प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? उस ऊपर की मतलब जिनका उच्चारण ऊपर के दांत पे अगर जीभ लगेगा तभी वह शब्द बोला जाएगा, उसको क्या कहते हैं? द्वंद। द्वंद, नासिक्य, मूर्धन्य, अनुसार। तो आप इन सभी को पढ़िए, देखिए किसको पढ़ने पर आपका जीभ ऊपर लड़ रहा है? नासिक, मूर्धन्य, अनुसार, द्वंद। तो द्वंद आपका पढ़ने पर लग रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किसी किसी विभक्ति को व्यवहार में ला रहे हैं, तो इसका क्या शब्द का क्या आशय है? उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग, सदुपयोग। तो आप क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु को व्यवहार में ला रहे हैं, तो इसका क्या कर रहे हैं? आप प्रयोग कर रहे हैं ना भाई, किसी वस्तु को व्यवहार में ला रहे हैं तो आप प्रयोग कर रहे हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयोग। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं है? स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं है। आरोग्य, ईसाई, ऊर्जस्वी, ऊर्जस्वी, अतुसुक्य। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्जस्वी। ठीक है, इसमें जो है स्वर संधि संबंधी अशुद्धियां नहीं है। आपका 20 नंबर प्रश्न है, जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धति प्रत्यय, कृतंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय, अनि प्रत्यय। तो जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, तद्धति प्रत्यय कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर पे, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? आप लोग ज्ञानी हैं भाई, तो इसका सही जवाब चलिए जान लेते हैं। तो पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान जिसमें होता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम संज्ञा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, संबंधात्मक सर्वनाम। तो सही जवाब बताएंगे आप सभी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम वो कहते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर पे, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल
कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द संबंध वाची है? इसमें बताइए संबंध वाची शब्द कौन है? देव, देवी, दैवी, देवता। तो संबंध वाची शब्द इसमें से बताएंगे, 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा संबंध वाची शब्द जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दैवी शब्द। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर पे, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप के से क्रिया के निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल, वाच्य। तो आप लोग इसका सही जवाब बताएंगे। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वाक्य में शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। परस्पर सामंजस्य को क्या कहा जाता है? पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य, विधेय। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उत्तीर्ण, पार्श्विक, संघोष, संघोष, उसमें। ठीक है, तो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघोष। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3 होते हैं। आपका 29 नंबर प्रश्न है, समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है। तो सही जवाब बताइए, समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय बोधक है। चलिए, अपने हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दीपक, रात, वर्षा, विधुर। तो अपना सही जवाब बताइए, कौन सा शब्द जो है आपका पुल्लिंग है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, विधुर। तो हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, टॉप टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप 12वीं में, हमने जैसे बोला 10वीं में है, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।